हेलो एवरीबॉडी, IAS वशिष्ठ वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ जी-सेंट्रिक। हम वेक्टर कैलकुलस कवर कर चुके हैं। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स। स्टार्टिंग में हमने जब फील्ड्स का इंट्रोडक्शन समझा था तो समझा था जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है दैट इज जनरेटेड बाय ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ अनमूविंग चार्ज। तो यहां पर मैं अगर ये कंसिडर कर रहा हूं प्लस क्यू कूलम इस वाले पॉइंट पर चार्ज है जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो इसके सराउंडिंग में कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो, उस पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को एक फोर्स फील होगा और वो फोर्स जो होगा वो स्टैटिक होगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, समथिंग न्यूटन होगा, कुछ अमाउंट होगा उसका, कुछ डायरेक्शन होगी बट फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी। उसी फोर्स को हम बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हमें पता है सेम पोलैरिटी के अगर चार्ज हो तो ये फोर्स जो होता था ये रिपल्सिव होता था, तो इस चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो रिपल्सिव मींस उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। और ये अगर नेगेटिव और ये पॉजिटिव है अपोजिट पोलैरिटी का हो तो ये फोर्स अट्रैक्टिव होता था, तो इस चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। ये फोर्स जो भी लग रहा है ये फोर्स यहां पर इस डायरेक्शन में लग रहा है F1 और ये F2 वेक्टर है, डायरेक्शन है क्योंकि इसकी। लेकिन अगर इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज की बजाय कोई नेगेटिव चार्ज हो तब भी सेम होगा। अगर सेम पोलैरिटी के हुए चार्ज तो रिपल्सिव, अपोजिट पोलैरिटी के हुए तो अट्रैक्टिव। ये अपोजिट पोलैरिटी का है तो अट्रैक्टिव मींस फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ये रिपल्सिव सेम पोलैरिटी का है तो रिपल्सिव मींस इस डायरेक्शन में लगेगा। ये F3 फोर्स है, ये F4 फोर्स है। अब इस फोर्स की डायरेक्शन तो हमें समझ में आ गई कि भाई ऐसी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इस वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, कुछ समथिंग न्यूटन होगा ना, 2 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, तो ये कितना होगा इस चीज पर डिपेंड करेगा कि आसपास में जो सराउंडिंग चार्ज है वो कितनी डिस्टेंस पर है। सेम माइनस क्यू चार्ज अगर थोड़ा और नजदीक होता तो ज्यादा फोर्स लगेगा, थोड़ा और दूर होगा तो थोड़ा कम होगा, और दूर होते होते बहुत दूर चला जाएगा तो फोर्स कम होते होते नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो क्या कोई ऐसा लॉ है, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम एक चार्ज अगर हमें गिवन हो तो इसके आसपास में कहीं पर कोई दूसरा चार्ज की वैल्यू भी अगर हमें पता हो तो उस दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा ये हम कैलकुलेट कर सकें? हाँ, इसके लिए एक लॉ है, कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब जो फिजिसिस्ट था, कूलम्ब्स भाई जो थे, इन्होंने कूलम्ब्स लॉ दिया और इन्हीं के नेम पर हम चार्ज की जो यूनिट होती है उसको भी कूलम्ब में ही मेजर करते हैं। तो चार्ज की यूनिट इसी पर हम मेजर करते हैं। हम बोलते हैं ना 5 कूलम्ब, पॉजिटिव 5 कूलम्ब, नेगेटिव 3 कूलम्ब, इस तरीके से। तो कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से कैसे एक चार्ज की वजह से आसपास में सराउंडिंग पॉइंट पर दूसरा चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करते हैं ये समझेंगे हम। हालांकि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 11th 12th क्लास में भी, लेकिन थोड़ा सा हम रिमाइंड कर रहे हैं अब उसको। तो देखते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है। कूलम्ब्स लॉ बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू ए चार्ज Q1 ऑन अनदर चार्ज Q2, दूसरे चार्ज Q2 पर, दैट इज विच इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस कैपिटल R इज। फर्स्ट ये बोलता है कि वो जो फोर्स होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज चार्ज वैल्यू। कौन सी चार्ज वैल्यू? जिसकी वजह से आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो और जिस पर कैलकुलेट कर रहे हो दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। मींस F जो फोर्स होगा वो Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। इसके अलावा क्या बोलता है ये? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जो दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है, हम क्या मान के चल रहे हैं वो डिस्टेंस अभी कैपिटल R बिटवीन टू चार्ज। दोनों जो चार्ज हैं एक की वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं, दूसरे जहां जिस पर कैलकुलेट कर रहे हैं दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड, ये तो वैल्यू की बात की हमने। इसकी डायरेक्शन, जो डायरेक्शन होती है वो हमने समझ तो लिया अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है, लेकिन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव भी हमेशा ऑलवेज होगी इज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसी लाइन की डायरेक्शन में होगा।
उसी लाइन की डायरेक्शन में या तो अट्रैक्टिव मींस नजदीक की तरफ हो रहा होगा, या रिपल्सिव मतलब चार्ज से दूर की तरफ डायरेक्शन में हो रहा होगा। ये कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट है। कूलम्ब्स लॉ एक बार आपस समझ लें हम, तो क्या है, एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करना अगर, तो जो फोर्स का वैल्यू होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस लाइन में ही डायरेक्शन में होगा। लाइन पर इस डायरेक्शन में हो सकता है या लाइन पर इस डायरेक्शन में हो सकता है। जो फोर्स होगा वो इधर नहीं हो सकता, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन पे होगा, इधर नहीं हो सकता, इसी लाइन की डायरेक्शन में होगा। इधर होगा या इधर होगा, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, वो हम समझ के जानते ही हैं क्या होता है। तो अगर इसको हम कंबाइन करें तो फोर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होकर के बन के आती है समझते हैं। तो देखिए ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। Q1 की वजह से Q2 पर फोर्स कैलकुलेट करना है। अगर हम 1 से Q1 वाले चार्ज की वजह से Q2 पर जो फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसको F12 बोलते हैं। तो F12 जो फोर्स होगा उसका वैल्यू जो होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा वो Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। F12 वैल्यू जो होगा उसका मैग्नीट्यूड R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और ये एक वेक्टर होगा। इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इस लाइन की ज्वाइन करने की डायरेक्शन में होगी। तो F12 वेक्टर अगर हम कहें तो आप कह सकते हो, एक बार मैं अगर दोनों को कंबाइन कर लूं तो F12 का मैग्नीट्यूड Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल है, R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K कंसीडर कर रहे हैं। K क्या है यहाँ पर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, क्या फिक्स होती है? हाँ कांस्टेंट है तो फिक्स होगी। कांस्टेंट होने का मतलब है चार्ज चाहे कितनी भी वैल्यू के आ जाए, पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए, दोनों एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, डिस्टेंस चाहे कितनी भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। इस कांस्टेंट का वैल्यू होता है K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 वैल्यू फिक्स है, पाई की वैल्यू 3.14 फिक्स होती है। एप्सिलॉन नॉट भी फिक्स होगा तभी K फिक्स होता है। तो ये एप्सिलॉन नॉट भी एक वैल्यू है फिक्स, एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। इसका कांस्टेंट वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और इसका यूनिट होता है फैराड पर मीटर। क्यों होता है इसका यूनिट फैराड पर मीटर, आगे जाके समझेंगे हम। एक बात समझ लेना, जो चीज मैं बोलता हूं आगे जाके समझेंगे, इसका मतलब वो आएगी ही आएगी आगे जा करके। मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा, झूठ बोल करके नहीं निकल लूंगा मैं आगे, ठीक है। ये फैराड पर मीटर, इसकी यूनिट कैसे होती है आगे समझेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। कई बार इसी को 8.854 इंटू 10⁻⁻12 की बजाय 10⁻⁹ पाई भी यूज में ले लेते हैं। आप पाई की वैल्यू अगर 3.14 पुट करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो सेम यही वैल्यू बन करके आएगा। आप चाहें तो कैलकुलेटर से क्रॉस चेक कर सकते हैं। 10⁻⁻9 डिवाइड बाय 36 इंटू 3.14 सॉल्व करोगे तो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 वैल्यू ही बन करके आएगा। ये तो हुआ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट होता क्या चीज है वैसे? एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट को हम ये भी बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आगे जाके भाई, अब मैं झूठ नहीं बोल रहा, समझेंगे हम इसको। आगे जाके हम समझेंगे कि परमिटिविटी क्या चीज होती है और फ्री स्पेस के लिए इस परमिटिविटी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट क्यों है। हम ये सारा कैलकुलेशन ऐसा मानते हुए कर रहे हैं कि दोनों जो चार्ज हैं, इन चार्ज के बीच में यहां पर जो स्पेस है, दोनों चार्ज के बीच में जो स्पेस है, इससे आगे की बात नहीं कर रहा मैं, दुनियादान की बात नहीं कर रहा, बट इनके बीच में फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस होने का मतलब क्या है? एयर फील्ड है या वैक्यूम है। ऐसा नहीं है कि बीच में पानी भरा हो, या ऐसा नहीं है कि लकड़ी का गुटका हो, उसके बीच में एक तरफ Q1 चार्ज हो दूसरी तरफ Q2 चार्ज, ऐसा नहीं है। बीच में फ्री स्पेस है, तब हम ये कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। मींस हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स में जो सारा डिस्कशन करेंगे वो 2 पार्ट में करेंगे। एक पार्ट में हम सारी डिस्कशन करेंगे जब हमारा जो मटेरियल स्पेस है वो फ्री स्पेस हो, फिर हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे मेटेरियल स्पेस, फ्री स्पेस की जगह कुछ और तरीके के मटेरियल्स हों। और तरीके के मटेरियल मींस प्लास्टिक हो, मींस कॉपर हो,
मीन्स आयरन हो, ऐसे डिफरेंट मटेरियल्स हो सकते हैं, वाटर हो सकता है। तो अलग अलग किस तरीके के मेटल हम क्लासिफाई कर सकते हैं वो हम समझेंगे, फिर उन पर डिस्कशन करेंगे। पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्री स्पेस। तो जब तक मैं आगे मटेरियल स्पेस में न जाऊं, मटेरियल स्पेस मतलब अलग अलग तरीके के मटेरियल, तब तक हम सारा के सारा कैलकुलेशन, सारा के सारा डिस्कशन फ्री स्पेस में लेकर के चल रहे हैं। माइंड में रखिएगा इस चीज को। तो चलिए अब ये हम F12 जो फोर्स है चार्ज Q1 के बजाय Q2 पर, उसको इन जनरल कमेंट कर सकते हैं Q1 Q2 बाय K की वैल्यू 1/4πε0 हो गया R²। ये तो F12 जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड। अगर F12 वेक्टर, क्योंकि फोर्स तो एक्चुअल में वेक्टर होता है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अब इसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, डायरेक्शन वो अभी थोड़ी देर पहले कूलम्ब्स ने बोला, क्या बोला कि जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा दोनों लाइंस, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसकी डायरेक्शन में होता है, इसकी डायरेक्शन में होता है। अब मेरी बात सुन लेना, इस लाइन की डायरेक्शन में तो होता है, मैं बोल रहा हूं कौन सी डायरेक्शन में होता है, ये होता है अगर आप Q1 से Q2 के पर फाइंड कर रहे हैं ना तो इस डायरेक्शन में होता है। Q1 से अगर Q2 पर फोर्स का फाइंड कर रहे हो तो इस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में होता है। मतलब ये वेक्टर कैलकुलेट करके लिखूं मैं, या वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखूं, या वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखूं। आपको याद आ रहा होगा वेक्टर कैलकुलस में हमने समझा था जो यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। मतलब मुझे ये वाला जो वेक्टर बन रहा होगा इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच में, उसका यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना है। यूनिट वेक्टर को हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं ना इन जनरल, तो ये AR12 कैप शो कर रहा हूं मैं। AR12 कैप का मतलब है Q1 चार्ज से लेके Q2 चार्ज पर 1 से लेके 2 चार्ज तक जो वेक्टर बन रहा है उसका यूनिट वेक्टर इस लाइन की डायरेक्शन में। अब आप कहोगे कि जरूरी थोड़ी है, क्या पता ये चार्ज पॉजिटिव होता, ये चार्ज नेगेटिव होता, फिर तो अट्रैक्टिव फोर्स होता, बोलोगे ना आप। लेकिन मैंने तो बोला इस डायरेक्शन में हम फोर्स लेके चल रहे हैं 1 से लेके 2 पर। अगर Q1 की वजह से Q2 पर फोर्स की बात कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में लेके चलना गलत बात हो जाएगी। अगर मैं ध्यान देना, अगर ये नेगेटिव होता, ये पॉजिटिव होता, तो इससे इस पर फोर्स लगेगा। भाई दो अगर अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज हैं तो एक दूसरे को खींचते हैं ना, और इससे इस पर फोर्स लगेगा। अगर Q2 से Q1 पर फोर्स कैलकुलेट करूंगा तो फिर इस डायरेक्शन में होगा अट्रैक्टिव। अगर Q1 से Q2 पर फोर्स की बात करूं तो इस डायरेक्शन में। अभी हाल मैंने Q1 से Q2 पर फोर्स कैलकुलेट किया है और वो होगा अट्रैक्टिव इस डायरेक्शन में, लेकिन मैंने AR12 कैप ऐसा बोल दिया। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ऐसा कह ही रहे हो कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो F12 वेक्टर क्या लिखोगे आप लिखोगे Q1 कुछ पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई बाय Q2 कुछ नेगेटिव वैल्यू, हो गया काम खत्म, क्लोज डिस्कशन। अगर ये नेगेटिव है तो अपने आप से पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा तो जो मैं कह रहा हूं उसका नेगेटिव अपने आप बन जाएगा। अगर दोनों नेगेटिव हुए तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा। मैं जो बोल रहा हूं वही होगा, होना चाहिए ना, दोनों नेगेटिव है तो रिपल्सिव होना चाहिए, सही बात है होगा। अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हुआ तो कोई बात नहीं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, हाँ तो अपोजिट पोलैरिटी का अट्रैक्टिव इधर होना चाहिए, नेगेटिव आकर के उल्टा हो जाएगा। इसलिए मुझे इस चीज का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है अब कि इनमें से कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, अट्रैक्टिव होगा रिपल्सिव होगा, ये देखने की जरूरत नहीं है। हम तो जिस पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन में, जिससे कैलकुलेट कर रहे हैं उस डायरेक्शन में AR12 कैप लिखेंगे, और जो इनकी वैल्यूज हैं पॉजिटिव नेगेटिव पुट करेंगे, रिजल्ट अपने आप से करेक्ट निकल करके आएगा। तो ये समझ में आएगा आपको F12 वेक्टर। अब मैं आपसे इसी में क्वेश्चन अराइज कर दूं F21 वेक्टर, तो इसका मतलब है Q2 चार्ज की वजह से Q1 चार्ज पर फोर्स। आप कहोगे दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, तो Q2 इंटू Q1 बोलो या Q1 इंटू Q2 बोलो, एक ही बात है। Q1 Q2 के बीच में डिस्टेंस R थी तो Q2 Q1 के बीच में भी तो R ही होगी, तो R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वही K होता है 1/4πε0। लेकिन अब आप 2 से 1 पर कैलकुलेट कर रहे हो तो उसी हिसाब से आप AR12 कैप की जगह AR21 कैप का हो गए। मींस आप कह सकते हो Q1 की वजह से Q2 पर फोर्स या Q2 की वजह से Q1 पर फोर्स, दोनों जो वेक्टर्स हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। AR12 कैप इस डायरेक्शन में, AR21 कैप इस डायरेक्शन में। कंक्लूजन ये निकल के आता है कि F12 वेक्टर और F21 वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। चलिए कूलम्ब्स लॉ क्लियर हुआ होगा। कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं एक चार्ज की वजह से किसी दूसरे चार्ज पर। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपने 11th 12th क्लास में जब फिजिक्स पढ़ी थी तो वहां पर की होगी।
गेट का एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ग्रेजुएशन लेवल के लिए बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, ये लेवल का कंसेप्ट नहीं है। हाँ, पुराने जमाने में एक आध बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनकर के आया, लेकिन अगर मैं लेटेस्ट ट्रेंड की बात करूं तो इस हिसाब से ये किसी दिन का नहीं है। दिन का नहीं है का मतलब समझते हैं ना, ये किसी लेवल का ही नहीं है। हमें केवल ये समझना था। हाँ, जब हम कुछ प्रॉब्लम हायर लेवल पर कर रहे होंगे तो उसमें इसके कंसेप्ट, पूरे प्रॉब्लम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके छोटे से पार्ट में इसकी जरूरत पड़ जाएगी। इसलिए जरूरत तो है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, लेकिन एग्जाम में एक्सपेक्टेशन मत रखना कि कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन अब पूछेगा। हाँ, पूरा पहले क्वेश्चंस पूछे गए, वो हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस भी करेंगे, कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो प्रैक्टिस करेंगे, हम जरूर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, प्रैक्टिस करने से पहले, मैंने एक चार्ज की वजह से एक दूसरे चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट किया। अगर हमारे पास जो स्पेस है उस स्पेस में दो चार्ज ना होकर के दो से ज्यादा चार्ज हो, 3 4 5 चार्ज हो, तो कैसे हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे वो समझते हैं। चलिए तो देखते हैं इसको। तो दोस्तों, हम मल्टीपल नंबर ऑफ चार्ज अगर हो हमारे सिस्टम में तो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर, Q4 पर या Q1 पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। कूलम्ब्स लॉ, मान लो ये वाला चार्ज है, इस चार्ज पर इस चार्ज की वजह से फोर्स कितना है ये तो बताता है, लेकिन इस चार्ज पर केवल ना Q2 की वजह से बल्कि Q4 की वजह से, Q3 की वजह से और Q5 की वजह से फोर्स आ रहे होंगे। अब इनमें से कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, अच्छा ये ध्यान समझना, मैंने यहां पर पोलैरिटी नहीं शो किया, मैं यहां पर बोल ही नहीं, मैं केवल Q2 मैंने सिंबलाइज किया। Q2 चार्ज की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल +5 कूलम हो सकती है, लेकिन Q4 चार्ज की वैल्यू हो सकती है -3 कूलम हो। तो इनकी जैसी पोलैरिटी उस हिसाब से फोर्स एक की वजह से तो कैलकुलेट कर सकते हैं हम Q1 पर। अगर मैं उन सब फोर्सेस को ऐड कर दूं तो रिजल्टिंग फोर्स Q1 पर कितना आ रहा होगा वो आ जाएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, किसी एक चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करना। तो चलिए हम अभी फिलहाल समझने के लिए Q4 पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। मींस मैं कैलकुलेट कर रहा हूं फोर्स ऑन Q4, तो F4 नाम दे दिया मैंने। इस पर जो फोर्स होगा 1 की वजह से होगा, 1 की वजह से जो फोर्स होगा उसको क्या बोलना चाहिए हमें, F41 या F14, 1 से 4 पर फोर्स होगा F14। अभी हमने F12 जो बोला था वो Q1 से Q2 पर फोर्स था, उसी को बोला था ना, तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन हम यूज में ले रहे हैं, ठीक है। F14 कहीं पर बोल रहा हूं, इसका मतलब Q1 से Q4 पर फोर्स होगा, ये मैं यूज में ले रहा हूं, और कहीं पर किसी और टेक्स्ट बुक में, कहीं और नोट्स में, कहीं और आप वीडियो देख रहे हो तो कुछ और नोटेशन में हो सकता है, ठीक है। इसी 4 पर 2 की वजह से भी फोर्स होगा तो उसको F24 कह रहा हूं मैं, ऐड कर दूंगा तो रिजल्ट आएगा। ऐसे 3 की वजह से फोर्स होगा F34, ऐसे 5 की वजह से फोर्स होगा F54, 4 की वजह से 4 पे तो फोर्स होगा नहीं। इन सबको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F14 होगा Q1 Q4 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन इनके बीच में डिस्टेंस, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैं R14 नाम दे दे रहा हूं, 1 से 4 के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। साथ में यूनिट वेक्टर होगा डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन क्या होगी, 4 पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 से 4 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर AR14 कैप। नेक्स्ट अगर F24 कैलकुलेट करेंगे हम, 2 से 4 पर फोर्स, तो क्या बनेगा Q2 Q4 बाय 4 पाई एप्सिलॉन, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो R24 कह रहा हूं, डायरेक्शन हो जाएगी AR24 कैप, प्लस 3 से 4 पर फोर्स हो जाएगा Q3 Q4 बाय 4 पाई एप्सिलॉन, ये स्क्वायर और होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना डिवाइड में, R34 स्क्वायर AR34 कैप, प्लस Q5 Q4 बाय 4 पाई एप्सिलॉन R54 स्क्वायर AR54 कैप। हाँ, आप इनमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन आउट ले सकते हैं, Q4 कॉमन आउट ले सकते हैं, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। मतलब कंक्लूजन वाली बात ये है, आप जैसे कूलम्ब्स लॉ से एक चार्ज की वजह से फोर्स कैलकुलेट करते थे, एक के बजाय मल्टीपल आ जाए, सबसे फोर्स कैलकुलेट करके उन वेक्टर्स को ऐड करना है, और वेक्टर्स को ऐड करना तो जानते हैं हम, बचपन से यूज में लेते आ रहे हैं वेक्टर्स एडिशन, तो ठीक है, तो ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर बता देंगे, रिजल्टिंग फोर्स आ जाएगा। क्लियर होती है बात सबको? अब आपको याद आ रहा होगा जब स्टार्ट में फील्ड्स के इंट्रोडक्शन हमने जब लेक्चर में देखा था, सेकंड लेक्चर जो हमारी लेक्चर सीरीज का सेकंड लेक्चर है, तो वहां पर मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, समझा था हमने। अब हमने कैलकुलेट कर लिया कूलम्ब्स लॉ से। मैंने बताया था इसी फोर्स के करस्पॉन्डिंग जो फील्ड होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मैंने तो कोई बात ही नहीं की अभी तक फील्ड के बारे में,
तो चलिए अगले लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हमने कैलकुलेट कर लिया, फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, फील्ड होती क्या चीज है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।